नमस्कार। नमस्कार, मैं शेफाली सुरभि आवाज आ रही है। नवचेतना के फेसबुक पेज से। जी सर, बिल्कुल आ रही है। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हम जुड़ नहीं पाए थे, फिर से आपसे रूबरू हो रहे हैं। नमस्कार, मैं शेफाली सुरभि नवचेतना के फेसबुक पेज से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के कार्यक्रम शख्सियत से साक्षात्कार में मेरे साथ जुड़े हैं अरविंद कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं। पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता और लेखन में आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है। पत्रकारिता और लेखन के क्षेत्र में करीब 3 दशकों से आपने योगदान दिया है और पर सक्रिय रहे हैं। संसदीय मामले, संचार और परिवहन क्षेत्र, खेती-बाड़ी और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और मौलिक कार्य किए हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में 600 से भी ज्यादा रचनाएं आपकी प्रकाशित हुई हैं। आकाशवाणी और टेलीविजन चैनलों पर 400 से अधिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी रही है। विशेषकर एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम बसंत भाग 3 में 7 पेज का एक पाठ शामिल होने के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा पुरस्कार, राष्ट्रपति महोदय से साक्षरता पुरस्कार और प्रधानमंत्री से चौधरी चरण सिंह कृषि पत्रकारिता और भारतीय प्रेस परिषद की स्वर्ण जयंती पर ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार से आप सम्मानित हैं। कई विश्वविद्यालयों में बोर्ड ऑफ स्टडीज और अहम समितियों के सदस्य, पीआईबी, भारत सरकार द्वारा 1990 से प्रत्यायित पत्रकार आप रहे हैं। संसद में लॉन्ग एंड डिस्टेंस यानी गणमान्य पत्रकार के शीर्ष श्रेणी में आपकी मान्यता है। राज्यसभा की मीडिया सलाहकार समिति के आप सदस्य भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अरविंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुरभि। पहले तो मैं दर्शकों से जो है क्षमा चाहूंगा कि कुछ तकनीकी और कुछ हमारी अपनी दिक्कतों के नाते थोड़ी देरी हुई है और हर काम समय पर होना चाहिए। ये काम भी समय पर होना था, लेकिन कभी कभी देरी भी वो इतनी देरी नहीं हुई है कि हम अपनी बातें न कर पाए। और अभी आपने जो परिचय में राज्यसभा की मीडिया सलाहकार समिति का बताया, उसका मैं सदस्य रहा हूँ और काफी समय तक रहा। और बहुत सारे ऐसे जीवन के पक्ष हैं जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहले अब आप अपना शेफाली, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सारे अलग अलग पक्षों के लोगों से बातचीत करती हैं आप, चाहे वो खेती किसानी हो, सामाजिक जीवन से जुड़े हुए लोग हों, शिक्षक हों। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि पूरा एक तरह से जिसको कहो कि जीवन के तमाम जो पक्ष हैं उसकी पूर्णता को ये दिलाता है कार्यक्रम आपका। तो आपको बहुत बधाई मैं दूंगा। पहले बहुत बहुत आभार सर आपकी इस प्रशंसा के लिए। आप मार्गदर्शक आपकी बने रहे इस नवचेतना को और मुझे भी। और मैं दर्शकों से भी क्षमा चाहती हूँ कि तकनीकी कारण से मैं भी इस प्रोग्राम को लेट कर पाई हूँ, इसलिए क्षमा चाहती हूँ। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं और हमारा सौभाग्य है कि अरविंद सर हमसे जुड़े हैं। सर, अब मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपने पत्रकारिता में एक लंबा दौर देखा है, जिया है बल्कि इसे। क्या कुछ बदलाव आया है सर आज के समय में और पहले के दौर में जो पत्रकारिता होती थी? देखो सुरभि, जो अब जब बात करेंगे पत्रकारिता की, तो मैं तो हिंदी पत्रकारिता से जुड़ा रहा, लेकिन कुछ मुझे ऐसे संयोग मिले हैं जो सामान्यतया मैं ये कहूंगा कि मैं भाग्यशाली ये रहा हूं कि मैंने पत्रकारिता के उस दौर को देखा जिसमें वास्तव में भारत में पत्रकारिता बदली है। जैसे आज की जो नई पीढ़ी के जो पत्रकार है उसको इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि हम खबरें टेलीग्राम से भेजते थे, या टेलीग्राम से सबसे फास्टेस्ट मोड था टेलीग्राम, जिससे खबरें हम भेजते थे। ठीक है, आज तो आप व्हाट्सएप पर और तमाम ऐसे माध्यम आ गए हैं जिसमें आप फटाफट खबरें भेजते हैं। ठीक है, और जब मैंने जर्नलिज्म शुरू की तो उस समय सुपीरियरिटी थी अखबारों की। केवल अखबार थे जिनके माध्यम से आपको खबरें मिल सकती थी अगले दिन, और विस्तार से आप खबरों को समझ सकते थे। दूसरे माध्यम थे लेकिन उनकी पहुंच बहुत छोटी थी। जैसे टेलीविजन की आप बात करो तो टेलीविजन माध्यम में केवल सरकारी टेलीविजन था जो कि था, उसमें प्राइवेट प्लेयर नहीं थे, कोई और नहीं था। रेडियो था तो रेडियो भी सरकारी रेडियो था, और पूरी दुनिया भर में जो खबरों का सबसे विश्वसनीय और क्रेडिबल माध्यम माना जाता था वो था बीबीसी।
जी और जी बीबीसी आप जानती हैं कि कभी इमरजेंसी आए, कोई और चीज आए, सबसे पहला हमला बीबीसी पर ही होता था। फिर भी लोगों बिल्कुल। का भरोसा था कि बीबीसी है तो सही कह रहा होगा। तो हम्म। लेकिन उस दौर में क्या था, उस दौर में सबसे महत्वपूर्ण जो साधन रहा है वो अखबार थे। और इन हम्म। अखबारों ने ही लोगों के दिलो दिमाग में जगह बनाई कि अगर छपी है कोई चीज तो गलत नहीं हो सकती। इन अखबारों ने किताबों हम्म। की को भी ताकत दी कि अब आप जो बच्चा कोई छोटा सा जब आपको एक किताब लेके बैठता है तो उसको ये समझ में आता है कि इसमें छपी हुई चीज गलत नहीं हो सकती। यानी जीवन को जी बताती किताब है। तो यानी जी हमारे अंदर एक ऐसी चेतना आई कि हम जब किताब देखते हैं तो हमें लगता है कि इसमें छपी हुई हर बात सही होगी। ठीक है ना। तो ये प्रिंट ने, ये जो छपा हुआ जी माध्यम है, उसने जी ये सर। बताया कि छपा हम्म। हुआ सच होता है। और हम्म। निश्चित तौर पर मैं ये कहूंगा कि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है, आज हम सोशल मीडिया का भी युग है। लेकिन जी। उसमें जो सबसे क्रेडिबल मीडियम आज भी बना हुआ वो छपा हुआ मीडियम है। क्योंकि जो हम्म। छपे हुए माध्यम से जुड़े हुए पत्रकार हैं वो आज भी और लोगों की तुलना में ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। क्योंकि मान लो हम आप कोई झूठ भी बोल लेते हैं इस माध्यम पर तो कल को हम कन्नी काट सकते हैं। लेकिन अगर छपा हुआ कोई चीज है उसमें कन्नी काटना मुश्किल होता है, वहां जो सफाई देनी बिल्कुल। पड़ती है वो मुश्किल होती है। और उसके लिए हम्म। आपको मालूम है एक पूरा सरकार ने संस्था ही बना रखी, भारतीय प्रेस परिषद। अगर आपको किसी जी खबर से शिकायत है तो आप वहां कर भी सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सुरभि, ये जो बदलाव का एक दौर था वो बदलाव का दौर केवल ये नहीं था कि अखबार की जगह टीवी आ गए। ये सवाल हम्म। आए कैसे? ये आए जी इससे क्योंकि संचार माध्यम जो है उसके साथ सूचना और संचार की जो क्रांति हुई है उसने इस पूरी दुनिया को बदला है। ऐसा नहीं कि कोई जो पत्रकारिता में जो मशीनें आ गई उसने बदला है ना, कैमरे आ गए उन्होंने भी नहीं बदला है, जी बल्कि बिल्कुल। सूचना और संचार क्रांति का ये दौर आया। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि जी 1988-89 के दिन थे और दिल्ली में एक बार कुछ फैक्स मशीनें पकड़ी गई थी। ये जी जी। फैक्स मशीनें चाणक्यपुरी थाने में पकड़ी गई तो हमारे हम्म। मित्र थे एसीपी अजय कुमार, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। तो उसमें जी पत्रकारों को जो फैक्स मशीनें देख करके ऐसा लग रहा था जैसे कि वो चांद पर पहुंच गए हों और चंद्रयान देख रहे हो। मैं बता रहा हूं आपको। और मुझे बताइए कि बिल्कुल। ये फैक्स मशीनों का दिन कितना रहा। मुश्किल से ये फैक्स मशीनें एक 10 साल हम्म। तक चली होंगी। जो है पेजर जब जी आया था तो ऐसे लगता था, जो पेजर लेके चल रहा है ऐसा लगता था कि जैसे वो कोई ऐसा उपकरण लेकर के चल रहा है जैसे कि जो इस ग्रह पर लोगों ने देखा नहीं है। जो है उसके बाद जी मोबाइल आया। तो ये जो पूरी क्रांति जो आई है सूचना संचार क्रांति की, उसने पत्रकारिता को एक नई ताकत दी है। और वो ताकत हम्म। केवल पत्रकारिता को नहीं दी, आम आदमी को भी दी है। आज हाथरस में बैठा हुआ एक आदमी, एक ग्रामीण, अपने मोबाइल से बड़ी खबर को ब्रेक कर सकता है। तो बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि पत्रकार उतना ताकतवर नहीं रहा जितना कि एक आम आदमी है। तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता का व्यापक विस्तार हुआ है। उसके हम्म। परिधि में अगर आप आम आदमी को नहीं शामिल करेंगे तो आम आदमी अपने आप शामिल हो जाएगा। क्योंकि बिल्कुल अगर सर। किसी आम तो आदमी के पास भी खबर है, सुरभि, अगर किसी हम्म। आम आदमी के पास खबर है तो उस जी दिन के जी लिए वो बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति है, मैं ये कहना चाहूंगा जी। बिल्कुल 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 जी सर। तो ये एक तरह से ये हम कह सकते हैं सर, जैसा कि आपने बताया कि एक ताकत बढ़ी है, विस्तार हुआ है, इंक्लूड इसमें जी इनहेंस कह सकते हैं इसमें। जो सूचना और क्रांति है, ये इनहेंस इसमें जो तकनीकी है उसको और जी प्रगाढ़ता मिली है, हिंदी में बोले तो। बिल्कुल मिली है, तो सर बिल्कुल। जी, तो लेकिन अब पत्रकार की बात है, जैसे पत्रकार कई अब बच्चे आ रहे हैं, अभी की पीढ़ी है, तो उसको किस तरह की वो पढ़ाई हो पा रही है? पहले तो ऐसा कोई कोर्स भी नहीं होता था, अब तो कोर्स भी मस्ट हो गया है कि आपको वो कोर्स नहीं कर रहे हैं, नहीं किए हुए हैं, तो आप पत्रकार नहीं हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इस पे कुछ जानकारी दीजिए सर। नहीं, बिल्कुल। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो पत्रकारिता की नई पीढ़ी है उनमें बड़ा जज्बा है। वो हुँ, बहुत कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन सवाल है कि उनके लिए मौकों की बहुत कमी है, मैं देख रहा हूँ फिर भी। क्योंकि जी, जी। मौके किस तरह के कम है कि उनको गाइड करने वाले लोगों की संख्या कम है। स्कूल तो बहुत है। पत्रकारिता की बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसा शहर नहीं बचा होगा हिंदुस्तान का जहां जी जर्नलिज्म सर। का कोई इंस्टीट्यूट न खुल गया हो। लेकिन जो हुँ, जर्नलिज्म के चलते फिरते इंस्टीट्यूट हैं वो उन लोगों को समय नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जरूरी ये नहीं, जी। आज आप कितना भी उपराष्ट्रपति जी एक बात कहते हैं बार बार कि हुँ, गूगल जो है वो कभी भी गुरु को रिप्लेस नहीं कर सकता है। जो है
तो एक बिल्कुल पत्रकार सर। को क्या है, पत्रकार अगर आपने क्या पत्रकारिता की पढ़ाई में आप क्या पढ़ते हैं? आप पत्रकारिता के इतिहास को पढ़ेंगे, आप टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे, पत्रकारिता में समय कैसे बदला, परिभाषाएं कैसे बदली हैं, मुद्रण और उसके उससे जुड़ी हुई तमाम तकनीकें कैसे बदली हैं, कैमरे कैसे बदले हैं, आपको यही सब पढ़ाया जाएगा ना। लेकिन जी असली जी। असली पत्रकारिता तो आप सड़क पर आकर के सीखते हैं। अचानक कोई कुछ बच्चे जो है बिल्कुल यंग बच्चे हाथरस में कैसे जूझ रहे हैं, जो आप देख रहे होंगे। हम्म। सरकारें और मशीनरी जो है किस तरीके से खबरों को रोकने की कोशिश करती हैं, जो ये केवल पत्रकारिता भारत में की नहीं है, जो दुनिया धर्म भर में है, ऐसा। बिल्कुल। जी सर, पत्रकारिता की जो धर्म है, मतलब उसकी जो एक संवेदना होती है जुड़ी हुई, वो कहीं ना जी कहीं अभी कमी कमी आई है उसमें सर, क्या कहेंगे? नहीं, जो ये नए पत्रकार हैं इनमें संवेदनाएं हैं, ये कोशिश करते हैं अपना, लेकिन लेकिन सरकारों ने जो तंत्र था उसको कमजोर किया है और खत्म किया उसको। क्योंकि हम्म। सरकारों ने दरवाजे और खिड़कियां बंद करना शुरू किया है। वो पत्रकारों जी। की आलोचनाओं को नकारात्मक रूप में लेती हैं, ना कि इस रूप में लेने लगी हैं। मतलब उनको लगता है कि ये सरकार मतलब आलोचना इनकी की जा रही है, जबकि सच ये है कि आज के 20 साल पहले, 15 साल पहले अगर पाठकों का कोई पत्र भी छपता था तो जी सरकार उसको सर। नोटिस लेती थी। तो मेरा ये हम्म। कहना है कि उसको आलोचना के रूप में ना ले, पत्रकार दुश्मन नहीं होता सरकार का। सरकार बिल्कुल। इस बात को समझे और देखे कि जो पत्रकार बात कह रहा है वो एक जमीनी सच्चाई है सरकार की, उसको बदलने की कोशिश करे सरकार। अगर कोई टूटी सड़क की बात वो लिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार की आलोचना कर रहा है। वो उस तंत्र के बारे में बता रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, लेकिन अगर सड़कों पर गड्ढे हैं और आपको दिखा रहा, सरकार को चाहिए कि वो अधिकारियों को कहे कि भाई ये कैसे हैं, आपने ठीक क्यों नहीं किया इनको। तो पत्रकार का काम है आईना दिखाना, आम आदमी के साथ खड़े होना। अगर कहीं मिड डे जी। मील में बच्चों को अगर कहीं मिड डे मील में बच्चों को रोटी और नमक दिया जा रहा है तो इस जी। बात को समझे कि इस तरह की योजनाओं में भ्रष्टाचार है और उन लोगों को खिलाफ उनको नौकरी से बाहर कर दे, ना कि पत्रकार बिल्कुल। पर एफआईआर करे। तो मेरा अपना मानना है कि जो नए बच्चे हैं, नई पीढ़ी के बच्चे हैं, वो समाज को बदलना चाहते हैं, उनके अंदर जज्बा है, लेकिन उस जज्बे को कुचले नहीं सरकारें जो है। अगर उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो उनके घर वाले, उनके दोस्त, उनके शुभचिंतक यही कहेंगे कि तुमको क्या जरूरत पड़ी है ये सब करने के लिए, अच्छा अच्छा करो ना। केवल यही करो कि कलेक्टर साहब क्या अच्छा अच्छा बोल रहे हैं वही छापो तुम, उससे सुरक्षित रहोगे, उससे पत्रकारिता नहीं होगी। क्योंकि जब कोई निष्पक्षता आदमी नहीं रह उसके पाएगी। पास संभावनाएं हैं, एक नया बच्चा है, अगर वो पत्रकार बनना चाह रहा है, इसका मतलब है कि वो बहुत कुछ छोड़ करके, कबीर ने एक बात कही थी कि जो बिल्कुल। है कि अपना घर द्वार को जला करके और मेरे साथ चलो, है ना। बिल्कुल। जो घर जी फूके जी। अपनों चले हमारे साथ, पत्रकारिता बिल्कुल आज भी वही है। तो सवाल है कि बिल्कुल। आज के तारीख में फिर भी, जबकि हम लोग जी कोरोना सर। संकट से जूझ रहे हैं, मनुष्य के बारे हम्म। में एक नए सिरे से सोचने का मौका मिला। ये जी देखें सर। कि समाज को, ये जो ग्रामीण समाज है जो आज भी हमें सबसे ज्यादा ताकत दे रहा है, जिसके बारे में हमने बात करना ही बंद कर दिया था। आज आप जी। सोचो कि अगर ये किसान नहीं होता तो क्या हम हम्म। शहरों में बैठ करके जिंदा रह सकते थे? हम बिल्कुल हमने नहीं। कितना कुचला है पिछले 30 सालों में किसानों को, हमने सोचा ही नहीं कभी इनके बारे में। मीडिया ने हम्म। उनको जगह ही नहीं दी, उनको लगा कि ये उनके बड़े बड़े 1-1 लाख के धरनों को उन्होंने सिंगल हम्म। कॉलम भी नहीं छापा है दिल्ली में, अगर आप देखोगे। तो सवाल है कि आज जिंदा कौन रख रहा है? जिंदा तो वही रख रहा है, उन्हीं से आए हुए बच्चे सबसे ज्यादा पत्रकारिता को जिंदा रखे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आज जो है फिर भी पत्रकारिता में जी एक सर। नई संभावनाएं हैं, नौजवानों को नई हम्म। संभावनाएं, और वो संभावनाएं खेती बाड़ी और कृषि की पत्रकारिता में है। क्योंकि ये जो जी मोबाइल सर। क्रांति गांव में अब आई है, तो खबरों का हम्म। एक नया मौका, एक नया दरवाजा खुला है, उसकी तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है फिर भी। बिल्कुल सर। लेकिन मीडिया में जो खबर हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें अभी मौजूदा दौर में, तो जी खबर बहुत अटपटी सी होती है। जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और दिखाते हैं, और जो दबे कुचले हैं, दलित हैं, या जो जिनको जरूरत है उनकी आवाज मुख्य धारा तक पहुंचे, वो भी नहीं पहुंच पाती है, कई बार देखते हैं। और बड़े घरानों की खबरें ज्यादा चलती है, या कॉरपोरेट जगत की खबरें चलती हैं। तो इसमें आखिर किस तरह से सुधार होगा, और ये किस दिशा की ओर जा रही है? ये एक हमारे लिए चिंता का गंभीर विषय है सर, क्या कहेंगे? देखो शेफाली, इसमें इसमें देखना पड़ेगा शेफाली कि
जो हमारी प्रिंट की जो उम्र है पत्रकारिता की, वो 200 साल के आसपास है जो है, ठीक है। जी और जी जी टेलीविजन की उम्र कितनी है? टेलीविजन की अगर आप देखोगे तो उम्र कितनी है, वो आज अगर देखोगे तो 3 दशक से भी कम की है, ठीक है ना। जी। तो हम्म। कहाँ जो है 200 साल का पूरा एक संस्कार, और कहाँ जो है 3 दशक भी ना हो। तो और जो टेलीविजन आया है, उस टेलीविजन में जो है कोई नहीं, टेलीविजन को अगर आप कुल मिलाकर के अगर आप उसकी व्यापक विश्लेषण और व्याख्या करेंगे, तो पाएंगे कि कुछ गिने चुने चैनलों को छोड़ दो, और जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है उनको छोड़ दो अगर आप, तो भारत के केवल कुछ चंद महानगरों की खबरें वो दिखाते हैं। तो बिल्कुल। 4-5 बड़े शहर ही गांव भारत तो है नहीं। 4-5 बड़े हम्म। शहर ही भारत नहीं है। इस भारत में जी। 130 करोड़ से अधिक लोग हैं, जिनमें से जो जो गांव है, में रहते हाँ, जिनमें से ज्यादा 60% से ज्यादा लोग गांव में रह रहे हैं जो है, ये हैं, जो देखने की आत्मा जरूरत है। कही और जाती है। बिल्कुल आज भी गांव आत्मा बने हुए हैं। तो आप गांव में क्या दिखाएंगे? आप गांव में दिखाएंगे कि जो है सबसे जाहिल किस्म के गांव भारत में है। अगर सबसे जाहिल अपराध हो रहा है तो भारत के गांव में हो रहा। तो ये भारत के बिल्कुल। गांव को सबसे जाहिल, सबसे जो है उजड़, सबसे ज्यादा पिछड़ा, और वहां की सफलता की कोई कहानियां आप नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना आपको वहां जाके। जी अगर आप जी वहां बिल्कुल भेजेंगे सही। तो आपको ओबी वैन भेजना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा। हम्म। शहर में तो हम्म। आपके पास बहुत सारा वो है कि आपने भेज दिया, बहुत जल्दी से आप पहुंच गए, किसी इलाके में पहुंच गए। आपको 10 मिनट, जी 20 मिनट, 25 मिनट के अंदर पहुंचना है। लेकिन अगर आपको जी किसी सर। दुर्गम छत्तीसगढ़ के गांव में पहुंचना होगा, और दिल्ली से आप ओबी वैन भेजेंगे, तो आपको 3 दिन तो लगेगा वहां पहुंचाने में। आपको पैसा बिल्कुल। खर्च करना पड़ेगा। तो इन लोगों ने पैसे खर्च करने बंद कर दिए हैं, ठीक है। दूसरा काम ये किया है कि कुछ नेताओं और कुछ उद्योगपतियों के इर्द गिर्द पूरा का पूरा टेलीविजन का संसार बिखरा हुआ, और इनको लगता है कि यही नीति निर्माता है और यही हमें फायदा हम्म। पहुंचाएंगे, और वही फायदा पहुंचाते भी हैं। जो अगर आप देखोगे तो टीवी चैनलों को चलाने वाले सबसे ज्यादा यही लोग हैं। तो लेकिन इनका इसका मतलब नहीं है कि यही जो कुछ कह रहे हैं वही पत्रकारिता है। उसके अलावा जो छोटे हुए लोग हैं, जो छूटे हुए लोग हैं, उनकी बातों को अखबार कह रहा है। और इसीलिए अगर आप देख रहे होंगे फिर भी, तो इस दौर जी में भी सर। जबकि सब कुछ कहानियां खत्म हैं, अखबारों के जो हम्म। छोटे छोटे संस्करण हैं, छोटे छोटे अखबार, वो भी लोगों की बात कह रहे हैं, इसी नाते वो जिंदा है। नहीं तो पूरी दुनिया भर में तो हम्म। अखबार बंद हो रहे हैं। भारत, क्या वजह है कि बिल्कुल। भारत में, जबकि दुनिया में अखबार बंद हो रहे हैं, तो भारत में कोरोना में भी अखबार चल रहे हैं? क्यों चल रहे हैं जो है? जी इसका मतलब है कि जो मीडिया का भरोसा टेलीविजन नहीं जीत पाया है, उस भरोसे को आज भी सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, ये दोनों जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आज क्या वजह है कि तमाम खबरें जो सोशल मीडिया ब्रेक कर रहा है, बड़े से बड़े अत्याचार की खबरें जो है वो सोशल मीडिया ब्रेक कर रहा है। क्या वजह है? टेलीविजन पे क्यों नहीं आ रही है? ये टेलीविजन पे बैठे जो लोग हैं, ये इनके विचार करने का प्रश्न है ये। क्योंकि दूसरी चीज ये भी है कि भाई ये बातें बार बार उठ रही तमाम राज्यों में, विज्ञापनों के नाते और नाते राज्य सरकारें गाइड कर रही हैं उनको। ये बात सही है अपनी जगह। हाँ, जी सरकार के खिलाफ जो है छापने के पहले उनको 4 बार सोचना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज अगर हम उठा रहे हैं, दिखा रहे हैं टीवी पर, सरकार कहीं ऐसा नहीं नाराज तो नहीं हो जाएगी। तो ये सारा दौर बिल्कुल। जो है, ये भाई मैं ये मानता हूं कि सुरभि, ये संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। और ये संक्रमण के हम्म। दौर से गुजरा तो रास्ता कौन निकालेगा? रास्ता ही है। तो जी नई पीढ़ी, नए बच्चे जो आ रहे हैं, इनको रास्ता निकालना है कि ये जो हमारे जो लोग हैं उसके पहले की पीढ़ी, ये तो पता ही नहीं कि ये पत्रकारिता कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें करना है। जो जी आवाज ये नहीं सर। उठा पा रहे हैं, वो आवाज हम उठाएंगे। तो नई हम्म। पीढ़ी को उस झंडे को लेकर चलना पड़ेगा। जो झंडा जो है मध्यम पड़ गया है, जो आंच मध्यम पड़ गई, उसको तो वो करेंगे। और दुष्यंत कुमार ने एक जगह लिखा है कि एक हम्म। चिंगारी कहीं से ढूंढ के लाओ ये दोस्तों, इस दिए में जी तेल से भीगी हुई बाती तो है। यानी सब कुछ है दिए से, बिल्कुल। मतलब तेल से भीगी हुई बाती है। उसमें थोड़ी सी चिंगारी लगानी है और एक लो वहां से जलेगी, और एक नई पत्रकारिता उभर सकती है। कोई संभावनाएं खत्म नहीं हुई है इसमें। जी जी सुरभि। सर। बहुत अच्छी बात आपने कही है सर। बहुत कुछ नए बच्चों को, नई पीढ़ी को सीखने का मौका मिलेगा। और जो भी तमाम हमारे दर्शक सुन रहे हैं आपकी इन बातों से, आपके सम्मान में, आपकी प्रतिष्ठा में, आपके इतनी ऊंचाइयां हैं कि मैं आपके बारे में क्या बोलूं। एक जैसे वही कह सकती है एक शब्द की, सूरज को दीपक दिखाने के जैसा होगा अगर मैं कुछ कहूं। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी, और दर्शकों को भी बताइए कि आपने तमाम अनुभव किए हैं, जिया है उस दौर को, और उसके अनुभव को आपने बहुत सारी किताबों में भी
आप शब्दों से उकेरा है उस कागज पे, तो क्या कुछ रहा वो आपका जो शुरुआती सफर रहा सर, प्रारंभ से, वो देखो बताइए सर मुझे। सुरभि, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि मैंने जो हिंदी के बड़े प्रकांड और बहुत बड़े नामी गिरामी लोग हैं उनको बहुत नजदीक से देखा जी सर। और उनका उनकी स्नेह छाया में भी रहा। जैसे मैं बताऊं आपको, महादेवी वर्मा जी। अब जी। महादेवी वर्मा जैसी बड़ी मतलब जो इतनी बड़ी काया, जिनसे मिलता था तो ऐसा लगता था कि जैसे मैं अपनी सगी माँ से मिल रहा हूँ। और कितना कुछ जी। इन लोगों से, रघुपत साहब फिराक, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनसे लेकर के मार्कंडे जी, भैरव प्रसाद गुप्त, और ये सब ये जो बड़े बड़े नाम है जिनको गिना रहा हूँ, हाँ, इलाचंद जोशी, जी। और इन सब लोगों से लेकर के, और हमारे अपने जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो मुझे इतने बड़े बड़े, खुद मेरे जो टीचर थे प्रोफेसर विजय देव नारायण शाही, ये सब जी। इतने बड़े नाम रहे हैं, इतने बड़े नाम रहे हैं। और बच्चन जी से भी मैं मिला जब अमिताभ बच्चन का चुनाव हुआ। तो जी ऐसे जी। बहुत सारे लोग, ऐसे बहुत सारे लोग जो कि रचनात्मकता के बिल्कुल शिखर पर रहे हों। और अमरकांत जी जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रहे, उनसे तो मैं कितनी बार मिला मुझे पता नहीं। कैफी आजमी जी इलाहाबाद आते थे, मैं उनसे कितनी बार मिला। और बहुत हम्म। सारे लोगों से, मतलब बहुत सारे ऐसे अलग अलग धाराओं के लोग। शैलेश मटियानी जी का तो मैं इतना स्नेह पात्र रहा, इतनी चिट्ठियां मेरे पास है उनको। उनको 60 के दशक का जो है, मतलब हिंदी का चेखो कहा जाता था। तो ऐसे हम्म। लोगों के पास मैंने ये देखा कि ये लोग इतना सामान्य जिंदगी जीते हुए इतने जी असामान्य सर। व्यक्ति कैसे बने हुए हैं जो है। और हम्म। मुझे कभी इनके लिए टाइम नहीं लेना पड़ता था, कभी इनके दरवाजे बंद नहीं होते थे। जब भी जाता था क्या इतना बात। स्नेह देते थे, बिना कुछ खिलाए पिलाए आने नहीं देते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि ये इतने बड़े बड़े लोग जिनमें कोई आडंबर नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। तो पहला तो मुझे इनके पूरे व्यक्तित्व की छाप मेरे ऊपर अपनी पड़ी, क्योंकि मेरी माँ जो कि बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन हमेशा उनका ये कहना था कि कुछ बड़े लोगों से मिलोगे तो कुछ सीखोगे, हमेशा जो है। तो ये जी लेकिन जी। हमेशा मैंने गांठ बांध के रखी। तो ऐसा नहीं है कि मैं हम्म। बड़े लोगों से मिलता रहा और मेरा कोई दोस्तों का दायरा नहीं रहा। मेरे जो दोस्तों का दायरा है, मैं ये कहूंगा, क्योंकि एक पत्रकार के तौर पर जब आप काम कर रहे होते हैं कहीं, तो आपको जी बहुत सर। श्रम करना पड़ता है। पत्रकारिता में आपके पास ज्यादा समय नहीं होता है। बिल्कुल। आपके पास ये समय नहीं होता कि आप कोई किताब लिख सके जो है। लेकिन ये जी। पत्रकारिता की बात होती है सुरभि, तो हमेशा ये बात कहा जाता है कि पत्रकार को जो है बहुत ज्ञान नहीं है। जबकि ऐसा जी। नहीं है। मेरा अपना मानना है कि पत्रकार को जितना ज्ञान होता है वो बड़े बड़े प्रोफेसर को भी नहीं होता है, क्योंकि वो जी। जीता है, वो इतिहास को रचता है। अगर किसी इतिहासकार को ये भ्रम हो कि वही इतिहासकार है, क्योंकि वो इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स जो है अगर कोई लेता है वो, तो वो अखबारों से लेता है। अगर आप भी स्वतंत्रता आंदोलन पर कोई रिसर्च करते हैं तो आपका वो जी। सारा जी। रिसर्च अधूरा रहेगा अगर आपने अखबारों को नहीं देखा है। तो इस बिल्कुल। नाते इतिहासकार के, क्योंकि इतिहास को पत्रकार से ज्यादा नजदीक से कोई और नहीं देखता है जो है। तो जी। मैंने जो है कुछ काम जो इसमें किए, फिर भी वो काम जो है ऐसे थे जिनको सामान्यतः जिन पर काम हुआ नहीं, क्योंकि जो मैंने जो काम किया वो मुख्य रूप से संचार और परिवहन क्षेत्र पे काम किया। तो अगर आप उठा के देखोगे जी। तो जो जी। आधुनिक संचार और परिवहन के साधनों की जो कुल उम्र है वो भी 200 साल से ज्यादा की नहीं है, जिनको अत्याधुनिक कहते हैं। यानी आप आपकी टेलीग्राम की बात भारत करेंगे। में, सर आपको क्षमा चाहती हूँ, भारत में जल परिवहन जो आपकी किताब है ये मेरे पास है, जी हाँ। और मैंने इसे बहुत जी ही प्यार से रखा है, लेकिन इसे मैंने पैक कर दिया है क्यों, ताकि मेरी हम्म, बच्ची इसको देखे ना, ये देखिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ। और तो मैं, ये जो ये किताब, मेरे लिए हाँ दौलत है, ये मेरे लिए बिल्कुल धन दौलत की तरह है। कोई 5 लाख या 5 करोड़ भी बोले तो उससे बड़ी ये किताब होती है, और ये नहीं लिखने नहीं, वाला और बहुत, पढ़ने वाला ही जानता है, क्योंकि ये तुम्हारा इसमें वो चीजें होती हैं जी सर। नहीं नहीं, ये इसमें तुम्हारा आदर वो सुरभि, चीज, लेकिन हाँ। मैं ये कहना बताओ चाहूंगी कि आप क्या। इसमें वो चीजें हैं, ये चीजें हैं इसमें जो आप ना दौलत से नहीं, अनमोल है ये, दौलत से नहीं खरीद सकते हैं ये। मैंने जब आपकी लिखी नहीं हुई ये किताब पढ़ी सर, मेरे पास समय नहीं था, बच्ची भी छोटी है लेकिन मैं, कोरोना काल भी दस्तक दे दिया और सारा कुछ जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। तो ये मैं दिखाना हम्म, चाहूंगी अपने दर्शकों को कि ये किताब इतनी प्यारी है कि अभी मैंने आधी पढ़ी है और आधी मेरा पेंडिंग है। सर से मैं डांट भी सुनूंगी, लेकिन मैं अब दर्शकों से भी शेयर करने का दिल कर रहा था, इसलिए मैंने किया। ये किताब में इतनी शुद्धता और अ, बिल्कुल साफ तरीके से, बिल्कुल समझ में आने वाली चीजें हैं जो आपने सर लिखी हैं,
कि हमारी जो सभ्यता थी और सभ्यता जो हमारी नदियों की सभ्यता से कैसे हमारे समाज को प्रगाढ़ता मिली और वो आगे बढ़ी सभ्यता, इस पे आपने बहुत अच्छा लिखा है सर। तो ये सौभाग्य है कि ये मेरे पास है सर, और ये अनमोल दौलत है नहीं, मेरी। जी नहीं, सर। इस मामले में सुरभि मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि पिछले 150 वर्षों में, अगर आप 150 साल पहले की बात करेंगे, तो भारत की किसी नदी पे कोई पुल नहीं था। जो जी। नदियों पे पुल नहीं था, मतलब ये रेलों के पुलों के पहले की बात तो बता रहा आप हूँ। सर, मैं उसके इसकी बात करूं, ये इसकी बहुत प्यारी है, क्योंकि ये मैं किताबें वैसे पढ़ नहीं पाती हूँ क्योंकि इस समय, जी, लेकिन इसमें आपने जो लिखा है सर, इसको कैसे आपने मन में आई इस पे लिखने की बात, जल परिवहन। नहीं, ये जो है मुझे लगा, देखो ऐसा है कि सुरभि में काफी जो संचार और परिवहन क्षेत्र है, मैंने मुख्य रूप जी से सर। इन पर ही काम किया, क्योंकि यही दो क्षेत्र ऐसे हैं जिनको अगर आप हम्म। निकाल दो, जैसे संचार के आधुनिक साधन और परिवहन के आधुनिक साधन, तो इसके बाद जी आदमी सर। कहाँ खड़ा है? आदमी 200 साल पहले जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा है, यानी वही बिल्कुल। बैलगाड़ी। आपके पास जो सबसे तेज है वो घोड़ा है, जो कि 40 हम्म। किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। और घोड़े में बिल्कुल। भी जो अरबी घोड़े हैं वो इतने महंगे थे कि आपको याद होगा कि अरबी घोड़े केवल राजाओं महाराजाओं और बादशाहों के पास होते थे, आम आदमी के पास तो होते नहीं थे अरबी घोड़े। तो यानी बिल्कुल। जो परिवहन का सबसे जो तेज साधन होता था वो घोड़ा था, उसके बाद बाकी साधनों हम्म। का। हाथी भी सामान्य जी। आदमी रख नहीं सकता था, ऊंट नहीं, जो है वो बिल्कुल कोई नहीं। बहुत सस्ते में नहीं आता था। तो ये नहीं, ये परिवहन सब के तो सबसे राजा आधुनिक लोग के। साधन थे, हाँ। है हाँ ना? हाँ। और आम आदमी का जी। साधन क्या था? ये था जल परिवहन, यानी जल नावें। परिवहन। जी। और आप भी, हम्म। जब आप यूपी बिहार के जो लोग हैं, असम के जो लोग जी हैं, सर। जो केरल के लोग बिल्कुल। हैं, जो बंगाल के लोग हैं, वो इन देसी नाव का महत्व आज भी जानते हैं। जब बाढ़ें आती हैं तो हेलीकॉप्टर नहीं बचाता उनको, ये देसी बिल्कुल। नावें बचाती हैं, जो लोगों ने सहेज के रखी हुई हैं। इन बाढ़ों में अगर जीवन मिलता है उनको तो इन देसी नावों से है, जिनको परिवहन के आधुनिक साधनों ने जिनको नकार दिया है, जिनको कोई महत्व ही नहीं समझा जाता। वो जो जी। मल्लाह हैं, जो करोड़ों की तादाद में भारत में हैं, जिनको हम मनुष्य नहीं समझते हैं, जो सबसे ज्यादा बुरी दशा में रहते हैं, उनको हम कभी नहीं समझते। और ये क्या है? ये जल पुत्र है। भगवान राम भी जब नदी पार कर रहे हैं तो उनको आग्रह करना पड़ता है केवट से कि हमें उस पार को करो। और केवट और उनका जो संवाद है अपने आप में जो है, हमारे पूरे, जबकि इस समय रामलीलाओं का दौर चल रहा है, तो जी केवट सर। कितना महत्वपूर्ण है, एक नाव कितनी हम्म। महत्वपूर्ण है, ये भगवान राम के जीवन से ही पता चल जाती है हमें। तो ये क्या है? ये जी। नदियां जी। क्या है? घाघरा से लेके, यानी सरजू जी से लेके गंगा तक पर जो साहित्य लिखा हम्म। गया है, जो लोगों ने इतना कुछ लिखा, अनायास तो नहीं लिखा है। आखिर जो बिल्कुल। प्राचीन, जो बड़े प्राचीन जो महानगर हमारे थे, वो नदियों के किनारे ही क्यों बसे? क्या केवल इसलिए बसे क्योंकि पानी पीने को मिलना था? ना, पानी नहीं मिलने था, क्योंकि वहां संस्कृतियों का आदान प्रदान हो रहा था। आखिर क्या वजह है कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला गंगा नदी के किनारे इलाहाबाद में लगता है, प्रयागराज में क्यों लगता है? और कैसे इतने जी। करोड़ों लोग पहुंच जाते थे? सबसे ज्यादा पहुंचने वाले लोग तो नदियों से आते थे, क्योंकि आप हम्म। जब गंगा नदी की बात करती हैं तो सरयू जी भी उसी में मिल रही है, उसी में गोमती भी मिल बिल्कुल। रही है। अगर आप हम्म। देखेंगे तो पटना के पास सोन नदी भी मिल रही है उसमें जो है। कौन कौन सी बड़ी नदी नहीं, जमुना नदी भी उसी में मिल रही है। तो आप ये बताओ जी। कि ये एक धारा है, जैसे हमारे शरीर की धमनियां हैं, वैसे ही बड़ी नदियां जो है, वो नदियों से धमनियां जुड़ी हुई है। कहाँ नहीं जुड़ रही है गंगा से? कौन नहीं जुड़ रहा है गंगा से? अगर जीवन। आप देखोगे उत्तर भारत जी। की कौन सी ऐसी नदी नहीं है? आप चंबल की जी। बात करो, चंबल भिंड मुरैना ग्वालियर के इलाके में, वो नदी गंगा से आकर के जुड़ रही है आखिर। तो ये जो है, अगर आप देखेंगे नदी की सहायक नदियां, सहायक नदियों की सहायक नदियां, यानी पूरी एक जाल है, एक पूरा संजाल तंत्र है, जिनको हम लोगों ने हम्म। पिछले 150 सालों में केवल केवल उपयोग की वस्तु समझ लिया। इसके पहले जी। हमारे पुरखों ने उनको पूजा की वस्तु समझा था। और बिल्कुल। हमने उनकी जो दुर्दशा की है, आज जो बड़ी बड़ी विशालकाय जो बाढ़ें आ रही है, उन्हीं की देन है। जो आज के जी। 150 साल, अच्छा ये क्यों थी? ये पानी केवल पीने के काम नहीं आता या सिंचाई के काम नहीं आता, ये पानी हजारों सालों तक परिवहन के काम भी आता रहा है। आप ये देख लो, अकबर के जमाने में प्रयागराज जो है वो जी इतना सर। बड़ा नावें बनाने का केंद्र था कि वहां हम्म। 10,000 लोग काम करते थे।
तो सवाल जी है कि अपने ही और नदी क्या है, प्राकृतिक पथ है, यानी जो ऐसा 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 राजमार्ग जिसको प्रकृति ने, ईश्वर ने बना के जी रखा हुआ है, उस पे बिल्कुल। चलिए, आपको किसने रोका हुआ है जो है, आपको उसमें हम्म। पेट्रोल डीजल भी नहीं लगना है आपके नावों पर। और अगर आप पेट्रोल डीजल लगा रहे हैं, आप देखो सुरभि, आज की तारीख में भी गंगा में जी सर। 3,000 टन का जहाज चल सकता है, जो 3,000 टन का, 3,000 टन का मतलब क्या हो गया, आप अंदाजा लगा लो, एक ट्रक 10 टन का होता है, तो हम्म। 3,000 टन का सामान ले जाने की क्षमता आज भी गंगा में है। तो सवाल है कि सड़क पर ही सारी चीजें क्यों लेके जा रहे हैं आप सड़क पर ले जा रहे हैं, पॉल्यूशन, इतना जो है हाँ, वो हो रहा। पॉल्यूशन अलग हो रहा है। तो जब इस सरकार ने ये सोचा, मैं काफी वर्षों से जी काम कर रहा था इस विषय पर, जी और सर। इन नावों पर नौका दुर्घटनाएं भी सबसे कम होती है, अगर आप देखेंगे। नौका हम्म। दुर्घटनाओं में पूरे भारत में हर साल जो एक एवरेज है, 1,000 से ज्यादा लोग नहीं मरते हैं, ठीक है। लेकिन परिवहन के बिल्कुल। दूसरे साधन को ले लो, 1.5 लाख लोग से ज्यादा तो मरते हैं जो है, आप देख लीजिए सड़कों पर, उसमें सबसे ज्यादा गांव मरते हैं। तो कहाँ 1,000, कहाँ 1.5 लाख लोग, आप उससे अंदाजा लगा सकती हैं। तो जी हम सर। हमारा केवल ये था कि जो प्रकृति का जो ये पथ है, इस पर जाने के बारे में सोचिए। आप अनाज भेज सकते हैं, अगर 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 आप चाहें तो आप बनारस से कलकत्ता को अनाज भेज सकते हैं, बनारस से कलकत्ता कोई नहीं, आप बनारस से जो 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 बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ किसी भी महत्वपूर्ण नगर में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप केवल वहां भेज रहे हो, वहां से तो आप जो है समुद्र तटीय इलाकों में भेज सकते हैं ना, दूर दूर तक। आप तो आंध्र जी प्रदेश सर। तक भेज सकते हैं चाहे तो, बनारस से। तो ये जो जल बिल्कुल। परिवहन है, जिसमें तटीय जहाजरानी को भी जोड़ दो अगर आप, तो अपने जी। आप में आज भी बड़ी संभावनाएं इसमें हैं। और मैंने इस किताब को इसीलिए लिखा क्योंकि लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो प्रकृति का पथ है, वो जो है एक महत्वपूर्ण है, और इसके तरफ ध्यान देने की जरूरत है। और अगर ध्यान दिया गया तो ये जो पोल्यूशन है ये कम होगा, है जो बिल्कुल। सड़कों पे भीड़ भाड़ है ये कम होगी, और कम हो हमारी गई। नदियां भी साफ सुथरी होंगी, क्योंकि आप उस पर पर्यटन की गतिविधियां चला सकते हैं, उस पर क्रूज चलेगा, ये चलेगा, तो पर्यटक गंदी बिल्कुल। जगह तो जाएगा नहीं, घाट बनेंगे। हम्म। तो मेरा ये कहना है कि केवल इसी चीजों को लेकर के मैंने लिखा, और उसमें काफी समय लगा है, तो भी आपने पढ़ा होगा। तो मैंने जी उसमें जी। अलग अलग जो अध्याय हैं, उसमें बहुत सारा जो केरल है, बंगाल है, हम्म। असम है, जी इन सारी जगहों पर मैं गया, मैंने अलग अलग अध्ययन किया और ये देखा कि कहाँ है। आप कलकत्ता चले जाइए तो आपको समझ में आता है कि जल परिवहन कहाँ है। आप अगर असम में जाइए तो आपके समझ में आता है कि लोग बाइक समेत कैसे जा रहे हैं। अगर वहीं जाना हो बिल्कुल। किसी और साधन से, तो आपको कई किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा उनको। तो ये महत्व को जी समझना पड़ेगा, और इसी नाते जो है इस साधन को बरकरार रखने के लिए सरकार को भी और समाज को भी सारी कोशिश करनी होगी जो है। जी सुरभि। आगे आना पड़ेगा। जी बिल्कुल, कोशिश करनी होगी सरकार को, बहुत इस पे गंभीरता से विचार करनी होगी। ये जो हमारी जीवन धारा है, लाइफ लाइन जिसे कहते हैं, जिस तरह से हम दिल्ली की मेट्रो और मुंबई की लोकल की बात करते हैं, तो ये प्राकृतिक जीवन धारा है, लाइफ लाइन है, जो नैसर्गिक ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, प्रकृति रूपी। तो इसे सरकार को गंभीरता से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और समाज को भी, जो धर्म के नाम पे जैसे हम पूजा भी करते हैं या कुछ भी है, अब तो काफी लोग जागरूक हो रहे हैं, जागरूक होने की भी जरूरत है, और समझना पड़ेगा कि यही साक्षात ईश्वर है, जो हमारी लाइफ लाइन है, जीवन धारा है, जीवन दायिनी है। इसके बिना हमारा जीवन बिल्कुल नहीं चल सकता है, नगण्य है। बहुत अच्छी किताब है सर, और आपने इतनी मेहनत से लिखी है, ये बहुत अपने आप में यूनिक है, हटके है सर। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास ये आपकी अनमोल धरोहर के रूप में मौजूद है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, और बहुत ही तरीके से इतनी पुस्तक होती है जिसमें आपने कहा कि जब पत्रकार की नजर से आप चीजों को जीते हैं, और फिर समझने के बाद उस संवेदनाओं के साथ आप लिखते हैं, कलम चलती है, तो वो चीजें बहुत, एक सरस्वती का एक तरह से प्रसार होता है, ईश्वरीय शब्द ब्रह्म बन जाते हैं सर। बहुत खूबसूरत है आपकी एक किताब लिखी हुई। बहुत धन्यवाद सर। जी। जी सर। सर आपके, मैं आपसे सवाल बहुत सारे हैं, आपको इतने, आपका अमर उजाला, दैनिक दिल्ली में, और जनसत्ता, चौथी दुनिया, और के चीफ इसके आप रहे हैं, काफी अच्छे पदों पे रहे हैं आप, रेल मंत्रालय में
रेलवे बोर्ड में सलाहकार के रेलवे बोर्ड में सलाहकार के रूप में भी आपने हिंदी संपादन का भी कार्य किया है इससे, और डाक विभाग से भी आप काफी जुड़े रहे हैं सर, तो कुछ अनुभव बताइए सर। नहीं देखो सुरभि, यहाँ भी जो रेलवे का जो मेरा अनुभव रहा हो तो बिल्कुल सरकारी किस्म का अनुभव है, आप समझ सकती हैं। लेकिन वहाँ भी ये इन जगहों पर जहाँ भी कहीं रहने का मौका मिला है, मैंने हमेशा अपना अध्ययन इस मामले में जारी रखा, क्योंकि 2-3 विषय जैसा कि मैंने कहा कि इन पर लगातार काम जारी रहा। मैं रेलवे में भी रहा तो मैंने ये देखने की कोशिश की कि आखिर ये जो हमारा जल परिवहन था उसी के पैरेलल रेलगाड़ियां क्यों चलाई गई जो है। आखिर ऐसा क्या था कि गंगा का जो ये जलमार्ग था, इसके पैरेलल अंग्रेजों ने क्यों ये रेल लाइन बनाई। तो मैं इसमें दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जो गंगा की जो समानांतर जो लाइन आई है उसमें सरकार को, क्योंकि ये आपको मालूम है कि पहले रेलवे जो बनी प्राइवेट रेलवे थी वो, उनके सबके हेडक्वार्टर जो लंदन में थे और उनके एजेंट यहाँ बैठते थे। तो ये जो लाइन बनी, ये जो जिसको दिल्ली से और कलकत्ता जुड़ा, जब 1857 की क्रांति हुई उस समय तक दिल्ली से और कलकत्ता नहीं जुड़ा हुआ था। उस समय तक केवल हावड़ा से रानीगंज जुड़ा हुआ था। और रानीगंज क्यों जुड़ा था? क्योंकि रानीगंज में कोयले की खदानें थी, तो कोयला चाहिए था, वहां से कोयला जा रहा था रेलगाड़ी से, ठीक है। तो लेकिन जो गंगा के पैरेलल ये पूरी की पूरी लाइन आई, उसके पहले जो हमारी पूरी की पूरी परिवहन की लाइफ लाइन जो थी वो केवल यही थी, मतलब गंगा नदी थी। और जो भी पलायन हुआ अंग्रेजी राज में, जितने भी लोग गए हैं, चाहे तमाम द्वीपों के गन्ने की खेती करने गए हों मॉरिशस, और चाहे लोग आते रहे हैं, जो आते भी थे, तो भोजपुरी की अवधि की तमाम कहावतें हैं, है ना, कि कलकत्ते से आया जहाज कमरा खाली करो। यानी जो माल ढुलाई होती थी, यानी जहाज आ रहा तो सामान आ रहा होगा और कमरा खाली करो, यानी उसके स्टोरेज के लिए आपको जगह बनानी है जो है ना। तो बहुत सारी कहावतें हैं वो इसी से जुड़ी हुई है। तो मैंने उन सारी कहावतों को पहले अब उसमें रेलियाना बैरन भी जो पूरी की पूरी एक गीत है, वो रेलगाड़ी को बैरन बताती है। एक महिला अपने पति को, चूंकि रेलगाड़ी लेके चली जा रही है, उसको जो है जब स्टीमर चलने लगे तो वो लेकर के चला जा रहा, उसके पहले नावें जा रही हैं। तो परिवहन के ये जो साधन थे इन्होंने पलायन कराया, इसके पहले कोई पलायन नहीं होता था। जो 1912 की एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है जिसमें बनारस मंडल के बारे में एक रिपोर्ट कहा गया है कि इस इलाके का कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिसने जो है रोजगार के चलते पलायन न किया हो। और उठा करके देख लेंगे, अगर आप आज जो दुनिया के तमाम देशों में जो लोग हेड ऑफ नेशन बने हैं, कोई किसी का राष्ट्रपति बना है, उसकी 4-4, 5-5 पीढ़ियां वो जो है कैसे जाकर के बनी है। और मैं आपकी बताऊं, मैं सुरभि में बड़ा दंग रह गया जब मैं मॉरिशस गया, तो मैंने बहुत सारी चीजों को देखा। मॉरिशस में एक गंगा तालाब है। तो जो मॉरिशस में जो लोग गए थे, आज जो मॉरिशस बहुत पढ़ा लिखा लोग हैं, वहाँ विश्व हिंदी सम्मेलन वहां हुआ, भोजपुरी वहां बोली जाती है, वहां बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। लोग यहाँ से पानी लेकर के गए, और तो आप सोच लो कि यहाँ से 6,500 किलोमीटर दूर 6,500 किलोमीटर दूर बैठे हुए लोग गंगा के प्रति कितनी आस्था रखते हैं जो है। और क्यों रखते हैं? केवल इसलिए रखते हैं कि पानी पवित्र है उनका? नहीं, गंगा हमारे जीवन के हर कारण से जुड़ी रही है, चाहे वो मरना हो, चाहे वो जीना हो, चाहे परिवहन हो, चाहे हमारी खेती बाड़ी हो। कौन सी ऐसी चीज है जो गंगा जिससे जुड़ी नहीं हुई है? तो इसीलिए इन नदियों को हमने वस्तु के रूप में समझ लिया। उनको लगा, आज भी दिल्ली की बात करो, गंगा नहर अगर पानी नहीं दे तो दिल्ली में कितने हिस्सों को पानी नहीं मिलेगा। गंगा की दूसरी जो सहायक नदी यानी बहन गंगा की यमुना अगर पानी ना दे तो क्या दिल्ली के दूसरे हिस्से को पानी मिल जाएगा? जिस शहर के पास अपना पानी का स्रोत ही ना हो, हम उस राजधानी में रहते हैं जिसके पास अपना पानी नहीं है ना। वो कौन सा पानी है? जो पानी उत्तर प्रदेश को जा रहा है वो पानी आपको मिल रहा है। जो पानी हरियाणा के लोगों के काम आना चाहिए वो पानी आपको दे रहे हैं, हरियाणा के लोग पानी पिला रहे हैं आपको, है ना। तो ये पानी क्यों है? आपके शहर के पास अपना ही पानी नहीं है। और मुगलों ने जब यहाँ राजधानी बनाई तो कुछ तो सोच के बनाया होगा ना। फिरोज शाह तुगलक ने एक नहर बनाई थी जो कि हरियाणा और दिल्ली को कनेक्ट कर रही थी। उससे तमाम जो गल्ला पानी जो जिसको कहो कि अन्न और ये सारी वस्तुएं आती थी जो,
तो ये बात समझने की है कि ये नदियां, नहरें पूरा यूरोप में आप उठा करके देख लो, यूरोप के कई देशों ने आज भी जल परिवहन को बना के रखा है और जी उसके सर। द्वारा ही वो पर्यटकों से लाखों करोड़ों जो है रुपए की कमाई कर रहे हैं, वो तमाम यूरो डॉलर में बिल्कुल। काम हो रहा है वहाँ। तो सवाल यह है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को, अपने नदी नालों को, अपने तालाबों की अगर हत्या करने में लग जाएंगे, उन पर कब्जा करके मकान बनाने में लग जाएगा, तो निश्चित तौर पर ये बाढ़ें ऐसी ही आएंगी। तो जरूरत जी। ये है, केवल सरकार का काम नहीं है ये। आखिर तालाब सरकार बनवाती थी क्या? हमारे गांव में जो तालाब बने हैं वो क्या सरकारों ने बनवाए हैं? वो हमारे पुरखों ने बनवाए हैं। हम उनको बचा भी नहीं पाए। एक अच्छा नागरिक और अच्छा अच्छा जो है पीढ़ी, नई पीढ़ी वो मानी जाती है जो अपने जी। पुरखों के द्वारा बनाई गई संपत्तियों को सहेज कर रखे। हम एक सहेज कर नालायक रखे। पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अगर हम उनको बचा नहीं पाए। इसका मतलब है बिल्कुल। कि हम एक नालायक पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अभी हमारे ऊपर है कि हम नालायक बनते हैं या लायक बनते हैं। जी तो इस सर, नाते बिल्कुल मैंने जो सही है ना, कहा। मैंने सुरभि जब इसको लिखा है ना सुरभि, तो मुझे केवल जी ये जी। बताना था कि भैया हमारा इतना गौरवशाली इतिहास था, आप केवल पढ़ो, इसको समझो। हमने कोई बहुत अनूठा काम नहीं किया है, क्योंकि ये जो काम ना मैंने एक पत्रकार की नजर से देखा। जी इस सर। काम को केवल एक पत्रकार की नजर से देखा, मैंने एक लेखक की नजर से नहीं देखा है। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि पत्रकार जो है केवल नजर से नहीं देखता, बल्कि वो तथ्यों को रखता है। हम जब एक बिल्कुल। रिपोर्ट बनाते हैं छोटी सी, तो हमें बहुत सारा जी जी। काम करना पड़ता है। आपने जब एक रिपोर्ट बनाती हैं तो आप सैकड़ों पेज पढ़ती हैं, तब जाकर के 2 कॉलम 3 कॉलम की एक खबर बनती है जो है। बिल्कुल हाँ, सही, देखती है, प्रामाणिकता डॉक्यूमेंट होती देखती है है। कि कहीं कोई गलत तो नहीं होगा जो है। तो मैंने हम्म। इन चीजों को भी लिखने में इस बात का ध्यान रखा है सुरभि, कि कहीं जी कोई सर। तथ्य गलत तो नहीं होगा जो है। जाकर के बिल्कुल। नजरिए को देखने की कोशिश की है। तो ये किताब जो हम्म। है, इसको आप ये कह सकते हैं कि ये किताब नहीं बल्कि एक दस्तावेज है, एक संदर्भ दस्तावेज ग्रंथ है है। जी। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात को कि नेशनल बुक ट्रस्ट जैसे संगठन ने छापा है। और मैं अब की बार जब विश्व हिंदी सम्मेलन में गया सुरभि, तो मैं ये जी देख के बहुत दंग रह गया कि भारत सरकार ने कुल 70-75 किताबों को चुना था जो जी। भारत की प्रतिनिधि किताबें थी। उसमें मेरी भी एक किताब थी, वो था जी। डाक टिकटों में भारत दर्शन, जो कि बिल्कुल हाँ। नेशनल बुक ट्रस्ट के जी आग्रह पर ही मैंने उसको लिखा था। क्योंकि जी। वो जो किताब है ना, बेसिकली 250 सालों के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जो संस्थाएं हैं जिन्होंने भारत के बनाने में योगदान दिया है, बेसिकली उससे जुड़ा हुआ एक किताब है, जो कि एक वो भी एक पत्रकार के ही नजरिए से मैंने देखा है उसको। जी जी। सुरभि। बहुत अच्छी बात कही है कि सर, इसमें तो आपने उन दस्तावेज बनाया है और तथ्यों को रखा है। ये एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि एक पत्रकार जब जीता है उस चीज को अनुभव करता है, और उसी तरीके से आपने एक फैक्ट होता है, जो तथ्य होते हैं, प्रामाणिकता होती है, वो आपने इसमें शामिल किया है। सर, आपका लगाव जो रहा है, ये आपकी किताब बच्चों तक पहुंची है स्कूल में, इसके बारे में बताइए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि बहुत मुश्किल होता है कि इस तरह की पुस्तक जो है बच्चों तक उनके हाथों में पहुंचे। एक अपने आप में एक बहुत ही गौरवशाली रहा है सर। ये भी कैसा अनुभव? सुरभि मैं ये कहूंगा कि ये दुर्घटना बस ये चीजें हुई, क्योंकि मैं अच्छा। पढ़ाई के दिनों से ही, जब मैं पढ़ाई कर रहा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उस जी समय जी। मैं कई पोस्टमैनों के संपर्क में आया जिनके साथ मेरे बड़े गहरे संबंध बन गए। मतलब उस तरह के संबंध आप मान सकते हो जैसे एक पिता का एक पुत्र के साथ संबंध हो, उस तरह का स्नेह उन जी। लोगों से मिला। तो जब मैंने जनसत्ता का मैं करस्पॉन्डेंट रहा और मैंने लिखना पढ़ना शुरू किया, तो जी। उस समय जो है मैंने कुछ एक ऐसा काम किया जिसको लेकर के काफी हंगामा मचा। वहां जो है पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट एक ही होते थे उस समय। तो मुझे इन लोगों ने मेरी बड़ी मदद की और करीब 4-5 महीनों तक जो रेलवे मेल सर्विस है उससे मेरा मेरा टेलीग्राम जाना बंद हो गया जो है। मेरा अच्छा। टेलीग्राम अधिकारियों ने रुकवा दिया मेरा, कि मैं टेलीग्राम से जो खबरें भेजता था ना वो यहीं रुक जाती थी, वो जाती ही नहीं थी जो है। तो इन ऐसा लोगों क्यों? ने जो है इलाहाबाद से वो रुकवा दिया उन्होंने। भाई अफसर अफसर हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो। अच्छा। मेरा जो खबरें थी वो रोक अच्छा। देने लगे कि ये कुछ भी हाँ। भेज सकता है, इसकी खबर रोको जो है। तो वो खबर जाती नहीं थी अच्छा। मेरी यहाँ से। तो ओके। अब आपसे घबरा वो गए। वो 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 जानकारी मुझे उन्हीं के द्वारा मिली कि आपकी खबरें हम्म। रोक दी जा रही हैं, आपकी खबर छप इसीलिए नहीं रही है। मैं बड़ा चिंतित था कि मेरे अखबार में मेरी खबर क्यों नहीं छप रही है। जी तो पता चला कि जब खबर जा ही नहीं रही तो छपेगी कैसे। वहां की यूनियन के जी। लोगों ने मुझे बताया कि आपकी खबर जा ही नहीं, छपेगी कैसे। वो अमुक हाँ। अधिकारी ने आपकी खबर रुकवा दी है, वो जाएगी नहीं, आप टेलीग्राम से नहीं भेज सकते।
तो सुरभि इन लोगों ने मुझे पूरे 6 महीने तक दिल्ली में हाँ। खबरों को भेजने का इंतजाम किया। रेलवे मेल सर्विस में मेरे पास से एक आदमी अच्छा। डाक लेके जाता था जो रेलवे मेल सर्विस में भेजता था। वहां से कानपुर से दिल्ली जो है मेरी डाक आती थी अगले ही दिन, और वो डिलीवर करने के लिए इन लोगों ने एक तंत्र बनाया हुआ था जिसमें कोई पोस्टमैन जो है सुबह सुबह जो जनसत्ता के ऑफिस पहुंचा देता था। तो मैं तो इस तरह से इन लोगों से जो संपर्क में आया, तो उन्हीं दौरान कुछ बुजुर्ग जो पोस्टमैन थे उन्होंने कहा कि आपको डाक पर एक किताब लिखनी चाहिए। तो मुझे भी लगा कि यार हमारा जो ये जो फोन है और ये सब तो आज की बात है, लेकिन हजारों बिल्कुल। साल तक तो हमारा साहित्य हो चाहे राजनीति हो जो भी हो, इन पर राज तो चिट्ठियों का चला है ना। चिट्ठियां तो जी हमारे जीवन का बड़ा अभिन्न अंग रही है जो है। अगर जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को ऐसी चिट्ठियां ना लिखी होती तो हमारे साहित्य का इतना महत्वपूर्ण अंग तो नहीं बना होता। अगर मुंशी प्रेमचंद ने अपने नए लेखकों को इतनी बढ़िया चिट्ठियां ना लिखी होती तो वो साहित्य का इतना बड़ा अंग तो नहीं बनती। अगर जो है आज भी आपने देखा होगा सबसे ज्यादा चर्चा में क्या रही, नरेंद्र मोदी की इस बीच में सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कोई चीज रही है तो उन्होंने जो प्रणब मुखर्जी के रिटायर होने के बाद चिट्ठी लिखी थी, जो जिसको प्रणब मुखर्जी ने खुद ही चर्चा डाला। अगर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। तो आप जब किसी को चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी जब आप लिखते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज लिखने जैसा या एसएमएस करने जैसा नहीं होता है। एसएमएस का मतलब ये शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज, आप व्हाट्सएप पर भी चिट्ठी तो नहीं लिख सकते जो है। और अगर आप लिख भी देंगे तो सुरभि के हाथ के लिखे का जो एक इमोशनल टच है जो मुझे दिखाई पड़ेगा, वो सुरभि के टेक्स्ट मैसेज का नहीं दिखेगा जो है। तो संयोग ऐसा था कि मैं लगातार काम करता रहा और जो लोग इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े थे और मुझे लगातार चिट्ठी लिखते थे कि किताब कुछ आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी, तो मैंने देखा कि वो मरने लगे एक एक करके, जिनसे मैंने वायदा किया था कि मैं एक किताब लिखूंगा। तो ये होते होते जो है भारतीय डाक के 150 साल होने को आ रहे थे। तो मुझे जो है एक बुजुर्ग जो कि पोस्टमैन थे, रिटायर कर गए थे, उन्होंने कहा कि लग रहा है आपसे हो नहीं पाएगा ये काम। उन्होंने बहुत टांट किया मुझे जो है। तो मैंने कहा नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा कि ये काम, हाँ, उसमें कलकत्ता से यहाँ से उसी दौरान मेरा लाहौर जाना हुआ और लाहौर से मैंने जो है कुछ ऐसी सामग्रियां मुझे मिल गई जो कि 1857 के दिनों में भारतीय डाक की क्या स्थिति थी, उससे जुड़ी हुई जानकारियों की फोटोकॉपी वगैरह वो मैं लेकर के आया। काफी जानकारियां मिली वहां, क्योंकि उस समय तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का आज का जो हिस्सा है वो भारतीय डाक का ही हिस्सा हुआ करता था, विभाजन तो हुआ नहीं था। तो मुझे केवल वो सब चीजें ऐसी थी जो नहीं मिल रही थी, वो भी जब मिल गई तो मैंने ये तय किया कि मुझे जो है मतलब 2003-4 में ये किताब लिख देनी है। ठीक है जी सर। तो वो जो पूर्णता उसको मिली तो मुझे एक सामान्यतः जो डाक और रेलवे के बारे में मेरा अपना ये है कि अंग्रेजी राज की ऐसी संस्थाएं हैं जिनसे किसी अधिकारी के मेज पर रखा हुआ एक सामान्य कागज लेना भी बड़ा मुश्किल काम है एक पत्रकार के लिए। उनको लगता है कि पत्रकार अगर ये कागज ले जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा जो है, उसकी नौकरी भी जा सकती है। अंग्रेजों ने ही दिमाग में डाल रखा है जो है। तो इसलिए आप उस विभाग से कोई सामग्री निकालेंगे भी तो कैसे निकालेंगे। तो लेकिन ये है कि जब आप काम करना चाहते हैं तो कुछ अधिकारी ऐसे मिल जाते हैं। संयोग ऐसा रहा कि मिसेज गोपीनाथ जो कि एक बड़ी अधिकारी भारतीय डाक की थी, उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया और बताया कि सिंह साहब मैं काफी वर्षों से देख रही हूँ आप लगातार काम कर रहे हैं और आप अखबार में लिखते भी डाक के बारे में है, ये है, अब आप बताइए आपको क्या मदद करनी है। तो मैंने इनको बोला कि मैडम मैं जो किताब लिख रहा हूँ उसको सरकार ही छापेगी, मैं कोई आपका कोई नेगेटिव करने नहीं वाला हूँ, क्योंकि मैं प्रेरित होकर लिख रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो भारतीय डाक का योगदान है वो बाकी किसी भी संस्था से ज्यादा बड़ा है। क्योंकि जब बात करते हैं दरोगा की, सिपाही की, तो उसको वो सम्मान नहीं मिलता जो सबसे कम पैसा पाने वाला पोस्टमैन पाता है जो है। पोस्टमैन अगर कथा कहानियों में है, अगर साहित्य में है, तो कोई तो बात होगी जिसके नाते है। इतना पॉजिटिव कैरेक्टर है। फिल्मों में भी अगर आप देखोगे तो सबसे पॉजिटिव कैरेक्टर किसी व्यक्ति का अगर होता है तो पोस्टमैन का होता है। और मैंने किताब पर काम करते हुए मैं बताऊंगा सुरभि कि मैंने ऐसे ऐसे पात्र देखे हैं जिन पर फिल्में बन सकती हैं। मैं बता रहा हूँ ऐसी प्रेरक फिल्में बन सकती हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपने ही खाने का पैसा नहीं है, लेकिन एक बूढ़ी औरत को
जिसका जी लगातार मनी ऑर्डर आ रहा है अपने बेटे से, उसको छिपाया हुआ उसने, केवल इसलिए छिपाया हुआ कि बूढ़ी औरत मर जाएगी अगर उसके पति उसको पता चलेगा उसका बेटा मर गया है। केवल ये जी खबर पहुंचाने के लिए वो अपने पास से पैसा देता रहा। ऐसा अरे कहानी आप सुन सकती हैं? कभी कोई देगा जो है ऐसा? तो ऐसी बहुत बिल्कुल सारी नहीं। कहानियां तो मैंने भारतीय डाक से जीवन को सीखा है और समझा है। और ये जी जो किताब लिखा सुरभि, उसी किताब का एक चैप्टर जी जो है उसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। वो जी उसको एनसीईआरटी ने 8वीं के कोर्स में शामिल किया। तो जो कोर्स जी में शामिल किया तो मुझे बहुत सारे, क्योंकि ये जो किताब का जो चैप्टर है कि 8-9 हम्म करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, 8-9 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे स्कूल मुझे बुलाते हैं। तो मैंने ये तय हम्म किया है, क्योंकि देखो समय हमारे पास भी नहीं होता, तो मैंने ये कोशिश किया है कि मैं उन बच्चों से मुलाकात करूंगा जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं। ऐसे जी जिलों में जाऊंगा जहां आमतौर पर जो है उनको लेखकों से मुलाकात नहीं हो पाती है। तो मेरी कोशिश बिल्कुल होती है कि कोई रिमोट इलाके में जाऊं मैं। जैसे मैं हम्म उपराष्ट्रपति जी के साथ विजयवाड़ा गया तो वहां के बच्चों से मैं मिला। जैसे जी जो है भिंड मुरैना या और इलाकों में गया तो वहां भी बच्चों से मिला। और उनके जो सवाल होते हैं इतने दिलचस्प होते हैं, क्योंकि वो तो ऐसे युग में जी रहे हैं ना जहाँ चिट्ठियों का युग ही नहीं है। ये तो मोबाइल, उनके व्हाट्सएप लिए और बिल्कुल संचार हाँ क्रांति का युग है। तो हाँ उनको हाँ लगता उनके लिए है, एक उनको बिल्कुल मैं नई बताता दुनिया है, हूँ, नई दुनिया। हाँ बिल्कुल हाँ उनको मैं बताता हूँ कि चिट्ठियों को बचा के रखो, क्योंकि ये आने वाले इतिहास का सबसे बड़ा आईना है। जब आप किसी दोस्त को चिट्ठी लिखो, कोरोना में मैंने समझाया लोगों को कि भाई आप चिट्ठी लिखो, हाँ आपने चिट्ठी लिख कोरोना के काल में भी बताओ। समझाया था। जी पता है जी कि भाई कोरोना में आपने महसूस क्या किया है, क्योंकि आप फोन पर करके नहीं बता सकते वो बात जो आप लिख करके बताओगे। लिख के लिखना, अब तुमने जो हाँ कहानी लिखी है, जैसे तुमने एक जी सर कहानी लिखी है, उस जी कहानी में जो घटनाएं हैं जो लिख करके आप बता रही हो, वो आप व्हाट्सएप पर नहीं बता सकती, आप फेसबुक पर भी नहीं बता नहीं सकती, बता सकते, नहीं। आप वो सोशल भावनाएं मीडिया पर भी नहीं शब्दों में बता सकती, उतरती क्योंकि है। आपने लिखा है, आपने शब्दों को पिरोया है। तो जब आप शब्दों जिया को है। पिरोते हो तो उसमें जी आप जी रहे होते हो, और हम्म उसमें आपके हाथ की लिखी हुई चीज आपकी तस्वीर बनाती है। तो बिल्कुल सही। ऐसा नहीं है, जब आप नेहरू और इंदिरा गांधी की चिट्ठी पढ़ते हो तो आपको आपको अचानक पढ़ते पढ़ते अचानक नेहरू की भी चिट्ठी, नेहरू की भी तस्वीर आपके निगाह दिमाग में पहुंचती है और इंदिरा गांधी की भी पहुंचती बिल्कुल है बिल्कुल ना। तो एक मुझे लगता है तस्वीर, कि ये हाँ, एक पूरी ऐसी चीज तस्वीर है, आ जाती है। एक ऐसी विधा है जो आज खत्म होने के कगार पर है, इसको जिंदा रखना है। और दुनिया के दम कई तोड़ देशों दी। में, बताऊं सुरभि, दुनिया के कई देशों में चिट्ठियों को बचाने का अभियान चल रहा है इस समय, जी क्योंकि सर लोगों को समझ में आ गया कि ये फर्जी मीडियम है। ये मीडियम बिल्कुल जोड़ते तो हैं, लेकिन जो है एक कविता का लाइन है कि इंटरनेट से वो करे दुनिया भर से बात, रहता कौन पड़ोस में नहीं उसे है ज्ञात। यानी ज्ञात, पड़ोसी हाँ। को ही नहीं पता आपको शहर में कि आपके बगल में रह कौन रहा है। बिल्कुल शेफाली सही, सुरभि कड़वी है, शेफाली सच्चाई सुरभि क्या करती हैं, अचानक कभी कोई देख लेगा तुमको कि भाई तुम टीवी की पत्रकार हो, तो बता पूछ लेगा कि आप वो हो। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आपका पड़ोसी पूछ ही ले। आप ट्रेन में बिल्कुल जा रहे हैं, हर आदमी अपना कान में लगाया हुआ है मोबाइल, और वो कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा है जो है। ऐसी जी ट्रेन तो नहीं थी 90 के दशक के पहले की, ऐसा गांव तो नहीं था जो है। बिल्कुल तो सवाल ऐसा क्यों है, अगर आप उठा करके देखोगे तो जी आज भी अगर आप देखोगे गांव में, तो आप किसी एक हम्म, आदमी का नाम ले लोगे तो पोस्टमैन सबको जानता है जो है। भारत जी सरकार की कोई और संस्था तो नहीं है जो सबको जानती हो। अभी भी बता रहा हूँ जी शेफाली, जो गांवों में इस बीच में जो पेंशन बटी है, जो पैसे बांटे हैं, जो सामान बांटे हैं, जी जो मेडिकल हम्म डिवाइसेस बांटी हैं, वो डाक जी विभाग सर, ने सबसे जबरदस्त काम किया है जो है इस बीच में। इस कोरोना सबसे काल में। जबरदस्त काम किया बिल्कुल है, और कोरोना में सबसे हम्म ज्यादा लोगों की मौतें हुई उनकी, उसमें तमाम जी जो है कैजुअल और तमाम टेम्परेरी लोग थे जिनकी मौतें हुई हैं। कुछ लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने शहादत दी है इस पूरे उसमें। तो ये जी अपने आप सर में महान संस्था है। तो मुझे लगता है कि एक पत्रकार के तौर पर ही इन किताबों को भी मैंने देखा है, इसको सुरभि, क्योंकि मैं ये जी मानता जी हूं कि अगर पत्रकार नहीं होता मैं, तो इन जी किताबों के साथ न्याय नहीं कर सकता था। और न्याय मैंने नहीं ये कर देखा कि पाते। जी इन्हीं किताबों को बड़े से बड़े इतिहासकारों ने, और हम्म जो जिसको कहोगे, देखो महाश्वेता जी जैसी इतनी बड़ी हस्ती जिनकी किताबों पर फिल्में बनी हैं, जिनको जी सर मैग्सेसे और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, उन्होंने जी मेरी किताब पर कॉलम लिखा, इससे ज्यादा बड़ी सफलता और क्या हो सकती है, उनका आशीर्वाद मिला हो। वाह हाँ, बिल्कुल राना हम्म सिद्दीकी जैसे हिंदू के इतने बड़े राइटर का जो है इसमें मुझे वो मिला हो। मतलब हिंदी की जी किताब को अंग्रेजी ने भी इतना महत्व दिया हो और भाषाओं ने दिया हो,
वो असमिया में छप गई हो, उर्दू में छप गई हो, उसको अंग्रेजी में छापा हो और उसको पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया हो, तो किसी लेखक का एक पुनर्जन्म हो जाता है अगर आप पाठ्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो। बिल्कुल सही क्योंकि कह मुझे रहे तो हैं नहीं सर, ये पता था आपके कि लिए सबसे बड़ा सम्मान है। इतने मुझे शब्द नहीं मुझे हाँ नहीं मुझे आपने नहीं सुरभि, हम्म, मुझे नहीं, मैं इस पूरी किताब को देखो जी मेरे जी घर, क्योंकि एक पत्रकार के पास टाइम कहाँ होता है, हमने अपने बिल्कुल घर परिवार के लिए जो समय था उसको उस किताब के लिए दिया, यानी मुझे जी अपनी दिया बेटी के लिए जो टाइम देना था मैंने उसको दिया। जी मेरी जी बेटियों ने छोटी छोटी चीजों को ट्रांसलेट करके मुझे दिया जो है, निवेदिता जी और जी गरिमा जो है, जी ये दोनों ने इतना इतना काम निवेदिता किया कि गरिमा बता नहीं हाँ सकता। नहीं हाँ इन्होंने जो और है किया मैम और मेरी वाइफ ने भी छाया जितना मैम बेचारी ये सब जो हाँ, इन सब हाँ लोगों हाँ ने हाँ हमारे जो हमारा जो छाया मैम भाई है और धर्मेंद्र, नलिनिका हाँ 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 मेरा हाँ भाई जो धर्मेंद्र है, मेरे जो दोनों भतीजे हैं जो है गौरव सौरभ, इन सब ने मुझे मदद की जो है, ऐसे नहीं कर पाया मैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल इन्हीं का समय लिया जो लेकर के मैंने इनकी किताब को पूरा करने में मदद की। और इसमें कौन है, तो इसमें मेरे सारे पूरी दोस्तों ने मेरी संवेदना मदद की, मेरे सारे दोस्तों परिवार ने की मदद की बच्चों है। की आपके बच्चों बिल्कुल की दोस्तों ने, पत्नी की मैंने और चिट्ठी सब लिखी सबको, हाँ, दोस्तों ने मैंने बहुत सारे हाँ दोस्तों को अलग अलग जगहों पे, बिहार में थे, कोई दरभंगा में बैठा जी हुआ, मैंने उसको चिट्ठी लिखी कि भाई मुझे जो जी दरभंगा का डाक प्रशिक्षण संस्थान है उसकी एक अच्छी फोटो चाहिए और उसका कुछ जी साहित्य मिल जी जाए, उन्होंने मुझे भेजा। मैंने कलकत्ता में जी भेजा, जगदीश यादव जी हमारे मित्र हैं, उन्होंने यहाँ शानदार तस्वीर हम्म, कलकत्ता जीपीओ की भिजवाई, वहां के एक ऐसे प्रोफेशनल कैमरामैन को भेजा, उन्होंने बोला जो अगर जी वैसे पैसा सर लेता तो वो 8-10 हजार रुपए ले लेता मुझसे, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं लिया जो बिल्कुल है। तो ये सारे मेरे पत्रकार दोस्तों ने, कृपा शंकर चौबे जी जो बहुत अच्छे राइटर हैं, उन्होंने बंगला में कई चीजों को अनुदित करके मुझे भेजा, समझ रहे हो। तो ये नहीं है ऐसा, जो बहुत सारे भोजपुरी के जो गीत पोस्टमैनों पर बने हुए थे वो किसी ने भेजा मुझे, गौरव जी अवस्थी ने सर मुझे कुछ सामग्रियां भेजी जो है 1857 से जुड़ी जी हुई। तो जी हमारे सर जितने भी मित्र हैं, हमारे मित्र हैं जो है फिरोज नकवी, उन्होंने उर्दू से कुछ जानकारियां मुझे भेजी कि कैसे था। तो ऐसे तो नहीं हो हम्म, जाता ना, कोई किताब पूर्ण नहीं होती है बिल्कुल ऐसे में, जबकि आपको उसका एक भारत नहीं, सहयोग उसका वैश्विक वैश्विक हम्म, परिप्रेक्ष्य हो तो आपकी पूरी नहीं होती इसमें सुरभि। तो इसलिए बिल्कुल जो ये बिल्कुल किताब जो है मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए मेरे दोस्तों की मदद से की गया एक अनमोल उपहार है, जिसको मैं मानता हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल बहुत खुशनसीबी है कि इतने सब बच्चों का प्यार और सहयोग दोस्तों का सबका मिलकर के इतनी अच्छी चीजें सामग्री किताब की जो तैयार हुई है हम सबके लिए ये बहुत लेकिन सुरभि आपके एक चीज लिए भी कहना और चाहूंगा हमारे लिए इसमें, भी सुरभि एक आखिर में जी एक चीज जी कहना चाहूंगा कि जो जब मैं बच्चों से मिलता हूं ना, उनके जो सवाल सुनाई पड़ते हैं, बहुत सारे जी जी सवाल वो करते हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है हम्म कि हमारी और हमारे से पहले जो पीढ़ी थी वो लोगों से सवाल नहीं करती थी। तो एक ऐसी पीढ़ी आ गई है जो बड़ी व्यापक संभावना वाली है, क्योंकि क्या है, दुनिया क्या है, अगर लोग सवाल करने लगेंगे एक लेखक से, एक पत्रकार जी से, एक नेता जी से, एक वैज्ञानिक से, एक बाबू से, एक जी आईएएस अधिकारी से, तो हम्म जवाब देना उनको भारी पड़ेगा, क्योंकि सवाल करना बंद कर, हम लोग तो करते नहीं थे सवाल किसी से। बिल्कुल हाँ, हम तो अपने पिता को भी देख करके किनारे छिप जाते थे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत चीज निकल जाए, ठीक है। लेकिन वो सवाल कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इन सवालों में भविष्य के बहुत सारे जवाब छिपे हुए हैं, और ये सवाल होते पॉजिटिविटी रहने चाहिए। ये सवाल ही है, ये सवाल ही है जो 21वीं नहीं, 22वीं, 23वीं और 24वीं सदी के भारत और विश्व का हम्म जवाब है, जो मुझे जी लगता जी है जी ऐसा जी। जी बहुत सही कह रहे हैं सर कि क्यूरियोसिटी जो है आज के बच्चों की जनरेशन की वो बहुत अच्छी है। प्लस पॉइंट कह सकते हैं, पॉजिटिविटी है समाज के लिए, परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए, हमारे देश और दुनिया के लिए भी, कि ये सवाल करना सबसे पहला हमारा हक है कि हम सवाल करें, क्योंकि जानने का हक होता है कि हम एक ऐसा है तो ऐसा क्यों है। आपने बहुत अच्छी बात कही है सर कि तमाम जो क्षेत्र हैं उनसे सवाल करने की का भी हक होना चाहिए और उन्हें जवाब देने में सोचना पड़ेगा। और जब जवाब देने के लिए सोचना पड़ता है तो चीजें सुधरती हैं सर, जैसा कि मैं समझती बिल्कुल हूँ। सर आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जब जवाब देना पड़ता है तो चीजों को सुधार के भी जवाब देना पड़ता है और जवाबदेही भी बन जाती है कि बिल्कुल। आप जब जवाब दे आप रहे हैं देखो ना तो कि सोसाइटी पे देखो सुर हाँ, बिल्कुल, सुरभि, सूचना का एक अधिकार मिला है। उस सूचना के एक अधिकार में जब आप मांगते हैं किसी से जवाब,
तो कई चीजें जी सुधार जी दी जाती है उतने में ही। तो आपकी बात सुधार बिल्कुल दिया, सही हाँ है सुरभि, बिल्कुल। हाँ जी जी। हाँ हाँ, कि एक होता है ना कि एक मैसेज चला जाएगा तो एक साफ सुथरी छवि हो, चाहे हाँ डर हो, खौफ हो, जो भी हो, लेकिन एक चीजें सुधर हाँ, बिल्कुल जाती हैं। सुधार तो हम सुधरती है, बिल्कुल। सरकारी तंत्र हो, प्रशासन हो, और या समाज है, सोसाइटी है, उनको भी यही होता है कि जब हम सवाल करने के लिए की आदत हो जाएगी तो चीजें आपसे आप सुधरने लगेंगी, लोग भी सुधरने लगेंगे, और जागरूकता भी आएगी, जिससे कि हमारा समाज स्वस्थ होगा। और समाज स्वस्थ जब होता है तो सरकारें भी स्वस्थ निकलती हैं। समाज से ही एक व्यक्ति निकलता है जो सरकार बनता है, उस पद तक जाता है। तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, हमारी, आपकी। और पत्रकार सही मायने में आपके जैसा पत्रकार, जैसा जो कर्तव्यनिष्ठ है, ईमानदार है, इसकी बहुत बड़ी डिमांड हमेशा रही है और रहेगी। पत्रकारिता एक जो धर्म है सर, मैं जहां तक समझती हूँ, उसी तरह है। जब हम बोली सुनते हैं और वो गोली सुनते हैं, जवान जो हमारे सरहद पे सुरक्षा करते हैं देश के, जो दुश्मनों से बचाते हैं, तो पत्रकार भी, मुझे लगता है कि सही मायने में जो लोग अभी ये नहीं समझ पा रहे हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि पत्रकारिता एक तपस्या है, एक साधना है। क्योंकि आप परिवार, समाज, बच्चों, प्यार, मोहब्बत सबको छोड़ करके एक साधना की तरह हमें पढ़ना और लिखना और समझना पड़ता है। समाज के हर दुख दर्द को और संवेदना अपने अंदर होनी चाहिए। यही पत्रकारिता का धर्म होता है। सर, आप चलते चलते मैं कार्यक्रम में और भी बातें करने का दिल कर रहा है, लेकिन बहुत लंबा हो रहा है, फिर मैं आपसे मिलूंगी। लेकिन एक आखिरी में मैं समझना चाहूंगी, क्या मैसेज देंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी की पत्रकारिता है, और जो आपने जो भी बात कही है कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन और क्या कुछ इसमें इम्प्रूव होना चाहिए, अच्छाई होनी चाहिए, उसके विषय में मैसेज सर। देखो, इसमें मैं सुरभि केवल ये कहना चाहूंगा, पहले तो ये है कि चूंकि इस बातचीत का जो कैनवास है बेसिकली किताबों तक सीमित रहा, इसलिए कभी फिर जो खेती बाड़ी से जुड़ी पत्रकारिता है या संसदीय पत्रकारिता है, इस पर हम लोग चर्चा आगे कभी करेंगे। और इसी कोई भी कड़ी में प्रोग्राम करेंगे ज्यादा सर। लंबा नहीं जी होना चाहिए जो बोझिल हो, जी है ना। जी जी। लोग मैं छोटे इसीलिए में कह और रही हूँ कम। कि हाँ, हाँ, तो इसी कड़ी इसको में समेट आगे भी रहे हैं। हम बात करेंगे। हाँ, इसको समेटते हुए केवल ये संदेश देना चाहेंगे कि ये केवल इनका काम नहीं, ये काम हमारा और तुम्हारा भी है। क्योंकि हम लोग अगर इस फील्ड में हैं तो हमारी कैसी पीढ़ी बनती है, जी ये इसकी जिम्मेदारी हम सब पर है। और जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो अगर अपने नए साथियों को समय नहीं देंगे और अगर अपने को स्टार बनना चाहेंगे, वो उनको जी लगेगा कि सर। वैसे ही स्टार हैं जैसे हेमा मालिनी हैं, कोई महिला पत्रकार अगर वो ऐसा समझेंगी और जो बाकी जो लोग हैं वो अपने को शाहरुख खान या ऐसा समझेंगे, तो ये समझ लीजिए कि वो उनके, क्योंकि ये टेलीविजन माध्यम तो एक अलग माध्यम है। टेलीविजन से आप गए तो आपकी दुनिया उजड़ गई। प्रिंट जी एक ऐसा माध्यम है जो आपके जाने के बाद भी जिंदा रखता है आपको। जी सर। लेकिन टीवी में आप देख लो कितने बड़े बड़े नाम गायब हो गए। ये तो बुलबुले की तरह है ना, पानी के बुलबुले की तरह है कि बारिश में थोड़ी देर के लिए आए गए। तो आप ये समझ लीजिए जी कि सर। ग्लैमर की ये दुनिया है। और इस दुनिया में आप तभी जिंदा रहेंगे अगर आप कुछ ऐसा सार्थक काम करेंगे लोगों के लिए, और जी अपनी सर। नई पीढ़ी को सार्थक और बेहतर पत्रकारिता के लिए तैयार करेंगे। तो क्या है, अगर भारत जैसे देश में अगर आपने अपनी पत्रकारिता में से किसान और मजदूर को गायब कर दिया, तो इसका मतलब है कि आप पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। तो मेरी तो पूरी पत्रकारिता जो है किसानों और मजदूरों पर केंद्रित रही है। आम आदमी उसका केंद्र रहा है। ठीक है कि व्यावसायिक मजबूरी में मैं संसद और विधानसभाओं का काम करता रहा हूं, लेकिन मैंने कभी भी अपने लक्ष्य से उनको कभी अलग नहीं किया। और चाहे जो है पार्लियामेंट के अंदर की भी जो पत्रकारिता मैंने की है, उसमें हमेशा इस बात का ध्यान रखा है कि खेती बाड़ी से जुड़े सवाल हों, कुछ बुनियादी सवाल हो, कायम हो रहे। और पत्रकारों को भी चाहिए कि वो गरीब लोगों को, बेजुबान लोगों की आवाज बने, जो कमजोर बिल्कुल। लोग हैं उनकी आवाज बने, हम्म और किसान मजदूर हम्म। की आवाज बने। और इसी के बहाने ऐसा करके ही वो भारत की आवाज बन सकते हैं। संभावनाएं अनंत हैं। और अब हर आदमी के हाथ में एक मोबाइल है। ये मोबाइल अपने जी आप में एक अखबार भी है, और ये मोबाइल अपने आप में एक टेलीविजन भी है। अगर आपके पास टेलीविजन का कोई चैनल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसी को चैनल बना सकते हो, आप इसी को अखबार बना बिल्कुल। सकते हो। तो इसलिए अब उस शब्दों की आपके पास ताकत है, लिखने की ताकत है,
तो किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं, जो सच्चाई हो उसको बयान करना चाहिए। उसके लिए दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन जी हमेशा सच बोलने वालों का ही इतिहास लिखा जाता है। झूठ बोलने वाले मिट जाते हैं, उनको कोई नहीं पूछता है जो है। यही कहना चाहूंगा सुरभि में। आपको बहुत धन्यवाद, बहुत सारे दर्शकों को बहुत धन्यवाद और बहुत जी प्यार। सर। अगर कोई त्रुटि हुई हो मुझसे, तकनीकी कारणों से भी जो त्रुटि हुई उसके लिए सबसे क्षमा चाहूंगा। सर कोई नहीं, आपने इतना बेशकीमती समय हमें दिया, हमारे दर्शकों को दिया, नवचेतना को दिया, मुझे दिया सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे इस कड़ी में सत्य से जो हमारा कार्यक्रम है, सत्य से साक्षात्कार, आपकी खेती बाड़ी और बहुत सारे आपके हैं सर, तो ये समेट पाना बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा रहा है आपका सफर और बहुत नहीं ही तो हम कीर्ति आपको रही पूरा है समय आपके देंगे, साथ। कोई बात नहीं जो है। हाँ, हाँ तो हम हम फिर जो है आपसे बात हमारा करेंगे, पूरा सहयोग रूबरू रहेगा। होंगे। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार सर। तमाम जुड़े दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारी तरफ